बहुत ही सम्मानित हमारे गेस्ट राजविंदर जी, स्वागत है आपका रियल इन्फो के स्टूडियो पे। आज का जो विषय है वो है एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको 34 साल हमने इंतजार किया। इंतजार के बाद देखो हम लेके समक्ष आपके प्रस्तुत हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी में क्या ऐसा नया है, और वो जो टीचर भी जान जाएं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आने वाले जो 10-20 साल हैं वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। स्वागत राजविंदर जी। नमस्कार सर। थैंक यू, आज आपने मौका दिया हमें एनईपी के ऊपर बोलने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके ऊपर आज हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन सबसे पहले एनईपी पे बोलने से पहले हमें ये जानना पे ये एजुकेशन पॉलिसी है क्या? जी, जी। किसी देश के लिए एजुकेशन पॉलिसी का क्या महत्व है? महत्व। क्या रोल अदा करती है जी, जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी देश के लिए? ठीक है, तो ठीक है। इसको जब हम देखते हैं तो हमारे सामने इसका विजन क्लियर होता है कि हमारी जी। जो एनईपी है, जो 2020 जो भारत सरकार अब लाने जा रही है, इसका विजन क्या है? क्या हाँ, मुझे विजन? लगता है ना कि अगर विज़न समझ में आ गया तो फिर तो हमें सब पता चल गया उसके बारे में। यदि हमें टारगेट पता है कि जी। एक्चुअल में ये पॉलिसी क्या हमें देने वाली है, क्या शिक्षा में सुधार लाने वाली है, और क्या-क्या इसके आने से हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या बदलाव आएँगे, तो हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी कुछ इस पॉलिसी को समझने में कामयाब हो सकते हैं। जी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेन जो विजन है, जो भारत सरकार का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि एजुकेशन पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। अच्छा, क्रिएटिव वर्ड भी आ रहा है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी की बात रहेगी जी, सारी ठीक है। पॉलिसी में क्रिएटिविटी की बात आएगी। हर एक इंडिविजुअल में जो उसकी क्रिएटिव पोटेंशियलिटी है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको किस तरीके से हमें उभारा बाहर जाए। निकालना है, उसको ठीक है। कैसे साफ, क्योंकि हमारा जो भारत का इतिहास रहा है, जो हमारा कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है पुरातन भारत का, जी। वो सारा ही इस चीज़ के ऊपर जी, जी। रिलेटेड रहा मैं है, आप ये कह सकते 3 शब्द देख रहा हूँ, ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य। हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। देखिए, नॉलेज, सारी जो विज़डम, एनईपी ट्रुथ। 2020 है, वो इन्हीं 3 स्तंभों के ऊपर टिकी है। जी, जी। भारत सरकार के द्वारा ये जो बनाई गई पॉलिसी है, जो लगभग 1986 के बाद अब आपको जी, एक पॉलिसी 34 मिल। साल वही हाँ मैं बोल जी। रहा था ना। हाँ जी। जी, हाँ जी, जो आप बात कर रहे थे पहले जी, भी, जी, जी। कि बहुत देर के बाद हमारे भारत को एक पॉलिसी मिलने जा रही है एजुकेशन की। तो उसमें ये जो 3 स्तंभ हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, जी। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज्ञान है। बिल्कुल। विज़डम प्रज्ञा और जी। सत्य ट्रुथ। और जो हमेशा ही भारतीय जो स्कूल है उस फिलॉसफी का, जी, उससे जी। सबसे बड़ा जो गोल रहा है, जी, जी, इन जी। तीनों चीज़ों का रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत की पुरातन कभी भी आप पुराने समय से लेके प्राचीन काल की जितनी भी हमारी सभ्यताएं जी, जी, रही जी। हैं, जितने भी हमारे समय समय पे विकास हुआ है, उसका आप ध्यान दीजिए कि एजुकेशन में जी, जी। ज्ञान प्रज्ञा और और सत्य को सत्य। लेके ही जी, और में। मुझे ये लग रहा है कि अब काफ़ी इसका भारतीकरण होगा, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि हम इसको उठाने जा रहे हैं और अगर उसमें ज्ञान, विज़डम और ट्रुथ ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, तो मुझे लगता है एज़ ए शिक्षक हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे आप बता रहे थे कि हम सदा से विश्वगुरु रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है जी, जो आपने जी, बात एक वर्ड पहले यूज़ किया है सर, भारतीयकरण। जी, एक्चुअल में आज जो शिक्षा प्रणाली हम जिस तरीके की देख रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा प्रभाव जो है वो वेस्टर्नाइज़ेशन का है। जी, जी, जी। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए और उन्होंने शिक्षा प्रणाली में अपना बहुत सारे बदलाव किए, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको जी, बदला। लेकिन अब सरकार ने देखा कि क्यों ना हम अपनी सभ्यता को, अपने जो संस्कृति है, उसको भी अपने जी, एजुकेशन जी। में ऐड और ये करें। देखिए कितने बड़े नाम हैं, तक्षशिला और बिल्कुल। नालंदा जिसे हम बोलते हैं। देखिए, ये जी, मेन हमारे सेंटर रहे हैं जी, जी। एजुकेशन के, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन रहे हैं। जब कोई पुरानी दूसरी देशों की यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, हाँ। तब भी ये नाम जो थे हमारे सारे विश्व में गूंजते थे, और सारे विश्व से जो जी, और विद्यार्थी कहाँ-कहाँ थे। से दूर-दूर से विद्यार्थी बिल्कुल, आते थे। बिल्कुल, कोई बता रहा तक्षशिला। था कि बहुत बड़ा तो हॉस्टल ही यहाँ था, जहाँ पे बिल्कुल, वो सारे बच्चे रहते थे बिल्कुल। और अपना विद्या का अर्जन हाँ करते जी, थे। क्योंकि तक्षशिला जो थे, देखिए जी, जी, कहते हैं जी। कि इसकी कम से कम 8 मंजिला तो लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी थी, कितनी बड़ी और बात है। इतनी लाखों किताबें जी, यानी जी, जी, जी। मैन्युस्क्रिप्ट थी उस टाइम हाँ, के हाँ, हाँ। ऊपर।
तामपत्र जी। के ऊपर लिखे होते थे। जी। और बहुत सारा जो लिटरेचर था हर एक फील्ड का, सिर्फ एक ही फील्ड की बात करिए, सिर्फ हम वेदों के बारे में ही नहीं बात करें, हर ज्ञान जो था उसमें मौजूद था। और मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग जी, कितनी बड़ी बात है। जी आज हम उसमें वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां तब हो चुका था। तब हो चुका। और हजारों जो टीचिंग जी। फैकल्टीज थे उस टाइम पे वहां पे काम कर रहे थे। जी। हजारों स्टूडेंट जो थे, हजारों के लाखों ही स्टूडेंट जो जी। थे, जो डिफरेंट कंट्रीज से जी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे देश में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल। आ रहे थे, जो कि आज हमारे स्टूडेंट जो है वो हाँ, बाहर बाहर दूसरे जाने देशों की में जा चेष्टा रहे हैं। कर रहे हैं। यानी हमारी ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बहुत पुरानी है। ये इनका इतिहास तो देखिए, ये तो हजारों साल 700 साल पुरानी नहीं है ऑक्सफोर्ड और जितने बिल्कुल, कैम्ब्रिज की हम बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। जबकि हमारा इतिहास देखिए हजारों साल पुराना है। हजारों ये साल। तो मैं जब टीचर मोटिवेशन का भी लेक्चर लेता हूँ तो ये एग्जांपल जरूर उसमें लेता हूँ कि देखिए, हम तो नालंदा और तक्षशिला को तब लगा रहे थे जब विश्व ने अभी लिखना पढ़ना ही नहीं सीखा था, और हम उनको सेध दे रहे थे। और कितना ये सम्मानित हम महसूस करते हैं इन पिक्चर्स को देखते हुए कि ये यूनिवर्सिटी तब बनी थी और हम उस भारतवासी हैं, उस देश के नागरिक हैं जहां पे ज्ञान का अर्जन सदा से ही रहा है। देखिए बिल्कुल, ये और ये हर भारतवासी के लिए एक बहुत अच्छा विषय है कि आज हमारा देश में हमारी संस्कृति को दोबारा विश्व में फैलाने जा रहा है। जी। अब यहाँ देखिए, ग्रेट स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया, हाँ, कितने बड़े बड़े नाम हैं। कईयों के नाम आपने सुने होंगे, कईयों के नहीं भी सुने होंगे, लेकिन हमारे देश ने देखिए चरक, जी, जो चरक संहिता है, हाँ, ठीक है, जानकारी। सुश्रुत, हाँ। जो हमारे सारे विश्व के पहले जो सर्जरी के जो हम कहते हैं, अच्छा, जो जी, हाँ, सुश्रुत हाँ, थे, ठीक है। आर्यभट्ट का नाम सबने हाँ, सुना। जी, बिल्कुल। और देखिए भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, चाणक्य को कैसे भूल सकते चाणक्य हैं? को नहीं, हमने तो उनकी चाणक्य मेल को लगाई नहीं, इसीलिए। चाणक्य नीति को क्यों जी। भूल रहे हैं। हाँ। चक्रपाणि जी, और जी। माधवा पाणिनि, पतंजलि के बारे में भी बहुत हाँ, कुछ नहीं, है। आयुर्वेद आज भी सारे विश्व की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इन स्कॉलर्स के बारे में स्टडी जी। चल रही है। मैं गार्गी का भी नाम लेना चाहूंगा कि जहां देखो, माना जाता है कि विश्व में ना 1900 के 20वीं सदी के बाद ही औरतों ने काम पे आना शुरू किया, और हमारे देश में गार्गी का तब नाम था और उसने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी। उस टाइम पे भी हम उसका नाम जानते हैं, जो हजारों साल पुराना है। और ये कितनी बड़ी बात है कि औरतों का भी योगदान भारतवर्ष में बहुत बड़ा रहा है, और ये सब स्कॉलर हमारे हैं, और हमें कितना मान महसूस होता है कि हम उस देश में शिक्षक हैं जिसमें ये महान हस्तियां पहले से हो चुकी हैं, और वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देश ने ये सोचा है कि इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो शिक्षा पद्धति है, उसको एनईपी 2020 में लागू करना है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारे भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में औरतों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी हम माँ काली की पूजा करते हैं बिल्कुल। और कई देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनकी संस्कृति, उनके दिखाए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो ये चीजें हमारे सदा से ही हमारे जो इतिहास में रही हैं, और उनके द्वारा जो दिए गए, जैसे थोड़ी सी कुछ एक बातें जो मैं सामने लेके आकर आपके सामने रख रहा हूँ, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, जिन स्कॉलर्स का नाम हमने पीछे बोला है। जी, उनकी और फील्ड है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल उनके ये फील्ड रहे हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया है जी, जी। एस्ट्रोनॉमी की है, मेटलर्जी है, मेडिकल साइंस है। अच्छा, जो मेटल हमने उस टाइम पे बना दी है, अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं ना, उसको देखिए रस्टिंग हो ही नहीं रही है। तो सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। मेडिकल साइंस में हमने कितना महानता तो प्राप्त कर ली थी। आयुर्वेदा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए, जो बीमारी कहीं से इलाज नहीं हो पा रही है, वो आयुर्वेद उसको, बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल तो ये मतलब चेस की खोज देखिए, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड गेम है आज भी। हाँ जी, और उसकी खोज देखिए भारतवर्ष के हिस्से आई है, तो कितनी बड़ी बात है। भारतवर्ष में आप यहाँ पे हम एक नाम दे रहे हैं, शिप बिल्डिंग या आर्किटेक्चर का, चलिए बात करिए। आज भी जो साउथ में बने बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को, इतने बड़े बड़े जो हमारे देश के किले बने हुए हैं, उनकी दीवारें बनी हुई हैं, तो विजिट करते रहे। किस तरीके हमने लगभग सारे भारत का भ्रमण किया है। आप भी मेरे साथ एक दो कैंप में गए हो, तो आपने देखा, हम हैरान हो रहे थे कि ये कैसे संभव, आज के समय में वो संभव नहीं है जी। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रेन चाहिए, उसके बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, लेकिन उस समय पे उन लोगों ने ये चीजें बना दी और हमको दे दी, और जो आज तक सही हालात में है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है ना।
ये मुझे याद है, आज से 3-4 साल पहले मुझे रामेश्वर में मंदिर देखने का मौका मिला, तो इतना भव्य मंदिर देख के मैं हैरान था कि उस समय पे ये कैसे बन गए। जी, जी, जी। अजंता अलोरा की गुफाएं की बात कर जी, जी। लीजिए, खजुराहो। खजुराहो की बात कर क्या बात लीजिए, ये बहुत सारा ऐसा जी, जी। जो हमारे इतिहास है जो हमसे अभी छुपा हुआ है, हम जानते ही नहीं है। शिप बिल्डिंग की बात करिए तो उस टाइम बड़े बड़े शिप जो थे सारे विदेशों से, सारे जी। देशों से व्यापार करते, वो भारत में बनते भारत थे। में चल रहा था। इससे फाइन बहुत आर्ट्स में देखो कितना आगे रहा है। योगा देखिए, योगा पूरा देश मान चुका है, क्या विश्व मान चुका है अब विषय तो, मान चुका है कि योगा से बड़ी बिल्कुल, मेडिसिन नहीं है। जी, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर हम योगा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेडिसिन तो फिर आप साइड में रख सकते हैं कि बिल्कुल उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी फिर। बिल्कुल तो ये कितनी महान बात है। और टीचर देखिए, हम ना सेमिनार में अक्सर पढ़ाते हैं कि जो बच्चा है वो हमारा ध्रुवीकरण का धुरा है, और कहीं ना कहीं हमने उसके आजू बाजू ही घूमना है, और सारी एजुकेशन पद्धति उसके आसपास होगी। मगर कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एनईपी 2020 में टीचर को भी उन्होंने बहुत महान स्थान दिया है, कहीं ना बहुत कहीं उसको सेंटर में रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, नो डाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं और है भी, लेकिन किसी अध्यापक का भी उतना ही योगदान है जितना कि बच्चे का हम उसको सेंटर में मार के जी, चलते हैं। जी। और अध्यापक के बगैर संभव शिक्षा ही नहीं संभव ही है। नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि अध्यापक की जरूरत ना हो तो फिर कंप्यूटर से हिसाब पढ़ ले। हाँ, पर देखिए इसमें है कि हम एम्पावर करेंगे टीचर को, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस बेहतर किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए उनकी मैं ट्रेनिंग के बारे में और बेहतर किया जी, है। जी, वो बहुत बड़ी एनसीआर बात में है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो जी, टीचर जी। ट्रेनिंग के ऊपर जी, जोर जी, दिया वो चल गया रहा है है। काम, बिल्कुल। बिल्कुल तो इसमें मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम पे टीचर एम्पावरमेंट बहुत होगा। और जैसे अब बीएड देखिए 4 साल की हो गई है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो अध्यापकगण आएंगे ना, वही आएंगे जो सीरियसली टीचर बनना चाहते थे, शिक्षक बनना चाहते हैं, एक्सीडेंटली नहीं बन गए, बिल्कुल मकसद से बने हैं। 4 साल की उन्होंने पढ़ाई की है, फिर वो आ रहे हैं, और 2030 तक तो ये फाइनलाइज हो जाएगा कि जिसने 4 साल नहीं किए उसको जॉब नहीं बिल्कुल मिलेगी। देखिए, आगे क्या होता था कि कोई भी स्टूडेंट +2 या बीए कर ले, वो कुछ एग्जाम दे रहा है, हाँ, नहीं क्लियर हो आनंद रहा था, फानंद चलो में ऐसा ये भी कर करिए जी लिया जी। बीएड कर लेते हैं, बीएड जी। कर लेते हैं तो चलो और कुछ नहीं तो बीएड में उसको अध्यापक। लेकिन अब वही जो विद्यार्थी है वही आगे जो चूज करेगा कि मैंने अध्यापक बनना है, उसकी सोच अध्यापक बनने की होगी, उसके माइंड में अध्यापक बनना उसका विजन होगा। हाँ, वही जो कैंडिडेट है वही आगे आएगा, जी, और इससे जो है टीचर की एक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। जी, जी, ठीक है, और इस एजुकेशन पॉलिसी में वो सब किया जा रहा है जो टीचर को एम्पावर करता है। जी, ठीक है, और कई ऐसे तरीके, कई ऐसे जैसे हमारे टेट है, जी, जैसे जी, हमारे जी, बिल्कुल। टीचर टेस्ट होते हैं जो जी, टीचर जी। रिक्रूटमेंट के, उसको भी आगे जरा स्ट्रेंथन किया गया है, और इससे सारा प्रोसेस जो है और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो एनईपी की हम बार-बार बात कर रहे थे कि देखिए पॉलिसियाँ पहले से बनती आई हैं, जी बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल आरईटी भी आया, बहुत सारे कानून आए, और ये चलते-चलते, मगर देखिए हम बार-बार वही बात कर रहे हैं कि 86 के बाद देखिए 1992 में ना इसको हमने फिर से इम्प्रूव किया, रिवाइज किया, मॉडिफाई किया, और अब ये पूरी तरीके से नई पॉलिसी हमारे सामने आ चुकी है, और एज ए शिक्षक हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसको पूरी तरह से लागू कर दें। बिल्कुल सही बात। देखिए 1986 के बाद अब 2023 में लगभग हम इसके ऊपर काफी काम कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। 2020 में ये पॉलिसी का नाम है, और इसको जानना किसी भी अध्यापक के लिए सबसे जरूरी जी, है। अनिवार्य काम है। जब आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को ही नहीं जानते, उसके विजन को ही नहीं जानते कि सरकार करना एक्चुअल क्या में है? उसमें करना क्या चाहती है, हुँ, क्या विजन लेके सरकार जो है उस पॉलिसी को लाई है, तो आप उसके बारे में उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ये 2020 जो है, इसमें सबसे जरूरी है कि हर अध्यापक इसके पूरे ड्राफ्ट को पढ़े। अभी रिसेंटली आपको पता होगा हमने जो सेमिनार इसके जी, ऊपर जी, जी, पंजाब में लगाए हैं, वो बड़ा अच्छा किया। उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा बुकलेट ड्राफ्ट जो वहाँ है दिया था हमने। 60 पेजेस का, 66 पेजेस जी, का जी, जी, ड्राफ्ट जी। था, वो हमने हर एक अध्यापक को दिया है साथ जी, में, जी, जी, ताकि वो उसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हर एक एस्पेक्ट से जी, जी, जान हाँ, सके, बिल्कुल। उसके रूबरू हो सके, उसको पता हो भी क्या सरकार प्राइमरी लेवल पे काम कर रही है, क्या सेकेंडरी पे काम कर रहे हैं, क्या हायर एजुकेशन पे चल रहा है, टीचर एजुकेशन पे चल रहा है। ये हर तरह के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मैं तो यही अपील करूंगा सारे अध्यापक साथियों को कि वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको बहुत ध्यान से और देखिए पढ़े। इसमें जो मैं देख रहा था कि चाहे हमारे संविधान की जो वैल्यू है, जो बीइंग इंडियन होने का प्राइड है हमारा, और जो ह्यूमन राइट के प्रति हमारी निष्ठा है, वो सारी चीज हम बच्चों में भर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी था।
क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो पुरानी पॉलिसियां थी, अगर हम बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने में चले जाएं तो जाहिर सी बात है उनको कोई इंडियननेस में प्राइडनेस तो था नहीं, नहीं, बिल्कुल। उनको कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर अब इंडियनाइज करना है इसको, देश के प्रति बच्चे को हमने जागरूक करना है, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की बहुत जरूरत है। और बतौर अध्यापक हम इसको समझ ले, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत भला हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। पहले कई बार आम बात इसमें ऐसी बात आती थी कि जो अंग्रेजों की एजुकेशन पॉलिसी वो तो क्लर्क पैदा करने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सिर्फ क्लर्क चाहिए थे, हमें तो तो विद्वान चाहिए हायर ना। जो सीट थी वहां पे तो अंग्रेज सब बैठे हुए वो थे, खुद संभाल रहे थे। वो ब्रिटिशर बैठते थे। जो हायर पोस्ट पे इंडियन तो जाता नहीं, तो उनका मेन है कि हमको क्लरिकल स्टाफ चाहिए जो हमारे पॉलिसीज को आगे लागू करवा सके। नहीं, अब हमें ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो वाकई बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे और कहीं ना कहीं देश में विकास तो करेंगे। अब हमारे देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसके लिए तो ये देखिए इसमें बहुत प्यारी लाइन जो ड्राफ्ट में लिखी गई है, द पॉलिसी एंड विद द curriculum and pedagogy of our institution must develop among the students in a deep sense of respect toward the fundamental duty and constitutional value. That is the important thing. नहीं, बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि fundamental duties हमारी and constitutional कर्तव्य value. क्या है वो मतलब अगर विद्यार्थी को हम सिखा दें तो कहीं ना कहीं सारा जो उसकी तमाम उम्र रहेगी वो कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित रहेगा ना, वो कुछ ना कुछ करना चाहेगा समाज के लिए। अगर वो नहीं है तो कैसे करेगा? देखो किसी देश के नागरिक को यदि उसके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज नहीं पता है तो वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे? वो विजन की बात होगी ना, विजन ही क्लियर नहीं है तो आगे कैसे होगा? और इसी साथ आगे देखिए बॉन्डिंग विद वन कंट्री, जो बहुत वही उसको जोड़ेगा, उसको अपने देश के साथ, उसमें जो है देशभक्ति की भावना जुड़ेगी और वो शुरुआत जो है इसी से होगी। और आज मैं शायद जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जो हमारे जज उनकी बात सुन रहा था और वो कह रहे थे ये क्या हो रहा है, मुझे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारे बच्चे जो हैं हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको जोड़ नहीं पा रही है। होगा जी, क्यों ऐसा माहौल जो है यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है? पर वो कहाँ आएगा। जाती है? लेकिन अब वो चेंज होगा न्यू एजुकेशन ये पॉलिसी उसमें के आएगा। कारण। और देखिए इसमें आप विजन के साथ प्रिंसिपल भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें पता तो हो कि क्या विजन है और क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर, क्या सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमारी ये पॉलिसी लागू होगी। बिल्कुल, देखिए ये जो पीपीटी हमने तैयार की है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो विजन थी और दूसरी बात है कि किस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है, जी, यानी फाउंडेशन क्या है इसकी। मैं तो इसको फाउंडेशन ही मानता हूँ। एक बहुत सारी बिल्डिंग तैयार करनी है, सबसे पहले नींव तो बनानी पड़ेगी। जी, जी। तो यदि नींव स्ट्रांग होगी, हमें पता होगा, तो तभी उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग बन सकेगी, एक अच्छा इमारत का जो है सृजन किया जाए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इस पॉलिसी का है, रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग एंड द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी के अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको जानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको और उभारना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है by sensitization of teachers as well as the parents to promote the each student holistic development. That is the very important. समग्र जो विकास है किसी भी हर विद्यार्थी का वो होना है, वो होना चाहिए। एक तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट की यदि मैंने सबसे पहले मैं आपका ध्यान उसमें देखूंगा एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्फीयर दोनों को वो लेके आ रहा है एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में बैठे तो academic की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप जोड़ रहे थे कि सोशली, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सारे पक्ष ले लिए हैं। सारे पक्ष से विकास होना होगा, तभी तो समग्र आएगा ना। समग्र तभी होगा यदि बच्चे का, यदि मैं सिर्फ एकेडमिक विकास कर दूं और सोशल विकास उसको पता नहीं कि समाज में रहना कैसे, उससे तो फिर वो समाज की संरचना नहीं हो पा रही, सही संरचना नहीं हो पा रही। समाज में इतना ज्यादा जो क्रोध है, मनुष्य ये चल रहा है, उसका कार्य यही है कि हम उनको एक सही दिशा दे ही नहीं पा रहे। शिक्षा का तो महत्व कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए था। अब देखिए हो क्या रहा है कि हमें डिप्रेशन के लिए सेशन लगाने पड़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शिक्षित व्यक्ति तो डिप्रेशन से परे होना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। वो फिजिकली वीक हो रहा है जबकि उसको स्ट्रांग होना चाहिए। वो इमोशनली आईक्यू में लो हो रहा है जबकि उसको हाई होना चाहिए। और आईक्यू के साथ साथ ईक्यू देखो, हाँ वो ईक्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ईक्यू की, सॉरी, ईक्यू उसका लो होता है। शिक्षा होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे आदमी आईक्यू बढ़े
ये जो एजुकेशन हासिल करता है तो इसका ईक्यू इम्प्रूव हो, और उसमें कई ऐसे गुण आए, वो नॉलेजेबल हो। लेकिन उल्टा हो रहा है, वो एक फील्ड में तो डेवलप हो रहा है, दूसरे फील्ड में जो है बहुत जी, और पीछे रह रहा ये सभी कंपोनेंट जब आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि परिपूर्ण विद्यार्थी है। दैट इज जब द समाज में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा नागरिक कार्यकर्ता बन कर सकता है। पाएगा। दैट इज द होलिस्टिक जी जो है जी। अप्रोच अब है। देखिए, जब भी हम एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे तो कुछ तो मापदंड रखेंगे। अब इन्होंने बड़ा अच्छा देखा है कि जो थर्ड क्लास का विद्यार्थी है, थर्ड ग्रेड में पढ़ रहा है, उसको कुछ बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी तो एटलीस्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नॉलेज। पहले कई बार टीचर कहते नहीं जी, नीचे क्लास से बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, प्राइमरी में पढ़ के नहीं प्री आती, तो हम प्राइमरी सब के कैसे करा इसमें आ दें। रहे थे। प्री प्राइमरी से नहीं आई, फिर प्राइमरी वाले कहते नहीं आए, फिर उस जो हायर सेकेंडरी वाले कहते नहीं, नीचे से सही पढ़ के नहीं है। कहीं तो शुरू करेंगे। कहीं तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी में शुरुआत ही यही की है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग द फाउंडेशनल लिटरेसी, हाँ। बेसिक फाउंडेशन की बात करो, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट बाय ग्रेड 3, यानी तीसरी स्टैंडर्ड तक सब बच्चों को फाउंडेशनल जो लिटरेसी है, यानी पढ़ने लिखने का ज्ञान, और न्यूमरेसी यानी कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल, वो जरूर आनी चाहिए। और मुझे लगता है जो प्री प्राइमरी का जो प्रावधान जो आया है ना, इससे बहुत भला होने वाला है। कहीं ना कहीं जो बच्चे को आंगनवाड़ी में सीखने को मिल जाएगा, तो वो जब तक फर्स्ट में आएगा फिर वो 2 साल और लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो परिपूर्ण हो जाएगा। पहले में हमारे पास आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी के लिए कोई इतनी पॉलिसी क्लियर नहीं थी। ये पहली पॉलिसी हमारे भारत की है जिसमें ये सब चीजों को कवर किया गया है कि किस तरीके से प्री प्राइमरी लेवल से ही बच्चे का ध्यान और किस प्रकार के उसके टारगेट है उसको अचीव किया जाए। ठीक है जी, ये तो मुझे लग रहा है कि काफी भला होने वाला है बच्चों का। और फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इसमें हम ये देख रहे थे कि बार बार बात तो की जाती है, मगर जब तक ऊपर से कोई समाधान ना दिया जाए फ्लेक्सिबिलिटी देने का, तो कैसे होगा? क्योंकि टीचर्स की ना सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसा बच्चा इंटरेस्ट और टैलेंट रखता है उसके मुताबिक उसको सब्जेक्ट दिए जा सके, मगर ये प्राविधान नहीं था। लेकिन इस पॉलिसी में देखिए जो 2020 है, इसमें बहुत ऐसे प्रावधान है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हर आदमी के पास अपनी अलग कैपेबिलिटी है। बिल्कुल। और फिंगर आर नॉट सेम, नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती नहीं हैं। हो सकती। तो जैसे इस पॉलिसी के ड्राफ्ट की ये लाइंस वही लाइंस हैं जो ड्राफ्ट में सरकार ने कही हैं। हाँ हाँ, आपने वही कि लास्ट लाइन में देखिए, देयर वर चूज देयर ओन पाथ्स इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। कितनी बड़ी बात है ये, 2 शब्दों में मुझे लगता है सब सारी कुछ आ रहा है। चीज आ गई कि जैसे वो एक बार तारे जमीन पर बात कर रहे होते हैं, तो वो फिल्म में बात हुई थी कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, उसके मुताबिक यदि उसको डाला जाए शिक्षा में तो उसका विकास ज्यादा होगा। और यहाँ ये 3 इडियट में एक लाइन मैंने सुनी थी कि तुम इंजीनियरिंग करके एक अच्छे जो फोटोग्राफर नहीं बन सकते, पर फोटोग्राफी जो तुम्हारा शौक है उसमें यदि वो कर लोगे तो तुम अच्छे फोटोग्राफर बन जाओ, बन सकते हैं। हाँ ना, इंजीनियर तो अच्छे नहीं बनोगे। इंटरेस्ट होना तो चाहिए। इंटरेस्ट और टैलेंट को देख के यानी फ्लेक्सिबिलिटी को ही इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐड करने की कोशिश। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल जो आती थी जब हम +1 में खास करके जब विद्यार्थी लेते थे, हमारे पास आते हैं बच्चे, तो हम बिल्कुल उनको क्लियर कट बोलते थे, ये आर्ट्स ये अलग से पढ़ा हुआ है, ये साइंस है जी, हमारा कॉमर्स है, वोकेशन वाले अलग से है जी। तो वो अलग 3 4 5 जो हमने ब्रांचेस बना दी थी, और उसमें आपस में कोई मेल ही नहीं है। जो बच्चा साइंस में चला गया उसको हम कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो इकोनॉमिक्स नहीं रख सकता जी, और जो क्या आर्ट्स में चला गया उसको वोकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बड़ा जो नो हार्ड सेपरेशन वर्ड है ना, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक आदमी अपना से मेडिकल फील्ड में चला गया तो उसको आर्ट्स के बारे में कुछ संबंध ही बिल्कुल नहीं था। आपस में सब्जेक्ट के इंटर रिलेशनशिप, उसकी बात इसमें करने की गई है, उसकी बात इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है कि उनके बीच में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए आर्ट और साइंस में जी। एक बच्चा यदि साइंस के साथ आर्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है जी। और उसी के बाद जैसे कुरिकुलम और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी, कुरिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा कुरिकुलर, यानी कि उसमें दोनों में कुछ हार्ड कुछ सख्त रूल नहीं है कि दोनों अलग अलग ही हैं। यदि एक तरफ यदि बंदा साइंस पढ़ेगा तो आर्ट पढ़ ही नहीं सकता जी। अब की पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है कि यदि बच्चा कोई बायो पढ़ रहा है उसके साथ यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। देखिए, मैं ना आपको अपनी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मानेंगे कि जब मैंने अपनी ये शिक्षा पूरी कर रहा था तो मैं नॉन मेडिकल में था। नॉन मेडिकल में मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, और आप मानेंगे फिजिक्स के साथ मुझे ज्यादा क्या पसंद था, मुझे इंग्लिश की पोएट्री पसंद थी।
मगर ये बहुत दुविधा थी कि अगर फिजिक्स पढ़नी है, नॉन मेडिकल रख लिया, तो फिर आपको पोइट्री पढ़ाने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? आप मानेंगे मैंने इसके बाद फिर इलेक्टिव इंग्लिश अलग से की और मैं इंग्लिश टीचर बना। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं असल में पहले साइंस टीचर था। देखिए यही हुआ ना, वो हार्ड सेपरेशन उस टाइम पे रही। आप एक तरफ से थे तो साइंस स्टूडेंट, जी। यू आर इन द साइंस स्ट्रीम, बट यू हैव इंटरेस्ट इन दैट लिटरेचर। मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लिटरेचर मेरे पास रास्ता वो रास्ता नहीं था, लेकिन अब ये रास्ता है। खोल इस दिया। पॉलिसी के मुताबिक कितनी बड़ी बात है। विश्व में बाकी देश भी ऐसा चल रहा है, उनमें भी यही काम होता है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ ना कि अगर मुझे फिजिक्स या पोएट्री पढ़नी है तो क्या रुकावट है भाई? क्यों मुझे अजीब समझा जा रहा है? क्यों मुझे बैरियर लगाए जा रहे हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो नॉन मेडिकल में जाएंगे, आप तो आर्ट्स के विषय के आसपास भी नहीं आ सकते? ये कैसी बात थी भाई? बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज को खत्म करने के लिए इस पॉलिसी में ये प्रावधान है। और मल्टी डिसिप्लिनरी हम बात कर रहे हैं। देखिए साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट्स, वही बात स्पोर्ट्स की बात। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है मगर उसको भी मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, तो क्यों हम उसको अलग करना चाहते हैं? क्यों अलग करना? क्यों मैथमेटिक्स के साथ स्पोर्ट्स वो नहीं कर सकता? तभी मैंने बात की मल्टी डिसिप्लिनरी जो है ये, और हॉलिस्टिक एजुकेशन, कितनी बड़ी बात है। समग्र जो शिक्षा है, जो मेन इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन जो कंसंट्रेशन है, मेन ध्यान जो है सारा समग्र जो हमारी शिक्षा है उसके ऊपर है कि हर जो सब्जेक्ट है उसको इसमें ऐड किया जाए। और वो बच्चे का इंटरेस्ट है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वो किसी विद्यार्थी का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक, by own path, choosing your own path according to your talent and interest। सही बात है। उसमें टैलेंट और इंटरेस्ट दो अलग अलग हैं। जी जी बड़े ध्यान से देखिए, एक टैलेंट क्या है उसके और एक उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये दोनों चीजों के तो ये अब देखिए ना कि और मैं बार बार बात करता हूँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब हो क्या रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं, मगर अगर कोई साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स वालों की कैंटीन में भी आ जाए तो लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं। ऐसा लगता है कि अरे ये तो साइंस वाला। अरे भाई साइंस वाला, यूनिवर्सिटी उसी की है, आप भी विद्यार्थी उसी के सहपाठी हो। अगर वो आपसे सीखने के लिए आ गया है तो आप उसको गैर नजरों से क्यों देख रहे हो? पर इस चीज को मुझे लगता है इन्होंने अब तोड़ दिया है। सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको दोबारा कायम करने की कोशिश की गई है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना नहीं है, बिल्कुल रूट मेथड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है। देखिए बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी तो हो ही नहीं रही है। इस एजुकेशन में मेन जो स्ट्रेस है वो इसी बात के दिया कि ऐसा मटेरियल डेवलप करना है जिससे बच्चों को उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कितनी बड़ी बात कर रहा है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ना कि लर्निंग फॉर एग्जाम, कि भाई मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। दे अरे जो शिक्षा है उसका एग्जाम ठीक है एक पार्ट हो सकता है, मगर सारी जद्दोजहद एग्जाम के लिए कैसे हो गई? बिल्कुल यही बात, इसी को देखिए, इसी चीज को लेके तो पॉलिसी में ये काम किया गया है कि आप सिर्फ एग्जाम को लेके आप उसको रट्टा लगाई जाए, तभी तो कहे रोट लर्निंग के ऊपर कम स्ट्रेस है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आप देखो आने वाले समय में जो आपके जो एग्जाम्स आएंगे, जो आपके टेस्ट होंगे, जिसको वैल्यूएशन टूल्स हम बनाएंगे, इसको वैल्यूएशन टूल का नाम दिया गया है, तो वो जो है वो कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर होंगे। देखिए इस बार जो सेमिनार हुआ था, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने खास करके 4C के ऊपर सेमिनार दिया था। उसमें एक क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग थी, एक कम्युनिकेशन थी और एक कोलैबोरेशन था। बिल्कुल। अब देखिए ये दो शब्द है ना, मैं कभी सोचता हूँ कि सारा का सारा जो बाजार है, जो मार्केट है, एज कॉमर्स के विद्यार्थियों को हम जो पढ़ाते हैं, कि वो आपको कोई भी पैसा क्यों देने वाला है अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, उसी का पैसा आपको मिलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर प्रॉब्लम है और थिंकिंग है तो सोल्यूशन हो जाएगा, और उसके लिए हमें चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, ना कि वो जैसे आपने बात यूज की थी कि क्लर्क बनाने वाला कि भाई ऊपर से लिखा पढ़ दे। नहीं, ऊपर से लिखा पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना है, फिर सोचना है, विचारना है, विमर्श करना है और फिर उसका सोल्यूशन देना है। देखिए हमारा देश क्यों इतने वैज्ञानिक आज पैदा नहीं कर पा रहा, यही कारण है क्यों क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हम कॉपी पेस्ट पे तो चल रहे हैं। शायद इस बात से मेरे कई बंदे नाराज भी हो जाए, हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हो रही है रिसर्च, बहुत कम हो रही है। जितने लेवल पे साइंटिस्ट हमारे को बेस्ट दे रहा है, वेस्टर्न कंट्री से जितनी रिसर्च सामने आ रही है उतनी हमारे देश से सामने नहीं आ रही। और ये पॉलिसी इसी चीज को ध्यान की आने वाले समय में हम अपने देश को कुछ अच्छे वैज्ञानिक दे सके, कुछ ऐसे स्टूडेंट दे जो क्रिटिकल थिंकिंग करें, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन की तरफ। अच्छा एक वर्ड ना मैं डिसीजन मेकिंग पे आपका ध्यान देना चाहता हूं कि हम जब अध्यापक साहिबान के तो हम सेमिनार लगाते हैं ना, कई बार आपको हम प्रिंसिपल्स के और जब हेडमास्टर्स के लगाते थे, जो कि हमारे मुख्य अध्यापक हैं और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और वो लीडर हैं।
लीडर में मैं कई बार सोचता हूँ भाई आप में एक गुण जरूर होना चाहिए, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग। Decision- अगर दो विद्यार्थी या दो अध्यापक आपके पास कोई समस्या लेकर आ गए हैं, तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप एक लीडर की तरह समर्पित नहीं है इसका मतलब, क्योंकि आप में वो एक गुण नहीं आ रहा है जो आपको मूलभूत चाहिए था कि आप प्रॉब्लम समझते और उसके ऊपर विचार करते और कोई डिसीजन तक पहुंच पाते। और उसके लिए आपको कमी कहाँ आ रही है? क्रिटिकल थिंकिंग। अगर वो होती तो आप कर लेते, बिल्कुल ठीक कहीं ना बात। कहीं आप क्रिएटिव होते तो आउट ऑफ बॉक्स आप सोच पाते। तो ये चीजों की इनोवेशन, देखिए क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है इनोवेशन से, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो पूरी तरह जुड़ी हुई है डिसीजन मेकिंग से। ये अगर हम समझ लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्किलों का हल निकलता है। बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग काम नहीं आती, नहीं आएगी। चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, चाहे हमारा अपना घर ही है, हम अपने दैनिक जीवन में भी कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, इलॉजिकल डिसीजन मेकिंग नहीं, लॉजिकली थिंकिंग करके, और उसी से इनोवेशन आएगी। आप समाज में अपने आप को एक अलग पहचान कैसे बना पाओगे जब तक कि आप अपनी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। नहीं, ये तो वाकई विचारने की बात है कि हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना है। और एथिक्स, ह्यूमन, जो हमारे, हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारे संविधान की जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं पहुंचाना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, लिबर्टी के ऊपर हम ध्यान दे पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ पाए, और प्लूरिज्म। ये कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बहुत प्रकार के हमारे ज्योग्राफिकल रीजन है, कल्चरल लोग हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं। अगर इसको डाइवर्सिटी है तो प्लूरिज्म में हमें कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि भाई एक ही है सब कुछ, तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है जी। ये एथिक्स और ह्यूमन वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, दिस आर आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनईपी, और इसके ऊपर बच्चों को ये सिखाने में बहुत जोर दिया गया। और कुल मिलाकर सब इसका लबोलबाब तो यही है कि एक अच्छा नागरिक देश में पैदा किया जा जी, और शिक्षा का मेन तो यही प्रावधान है ना कि हम कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक दे पाए। और चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, चाहे मैं कॉमर्स पढ़ाऊं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाए, चाहे आप पंजाबी पढ़ाए, मगर कहीं ना कहीं वो जो कहानी पढ़ा रहे, क्या कहानी पढ़ाना तो कोई मकसद नहीं था। मकसद तो ये था कि हमारी जो एथिक्स है हम वो बच्चों को दे पाते। वो तो एक मैसेज देने का एक माध्यम था कि किस तरीके से वो कहानी के जरिए हम बच्चे को मैसेज दे पाए कि ये गुण उस बच्चे में हमने इनकलकेट करना है, और वो ही इस एनईपी का। कई बार अध्यापक इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि भाई जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि क्या मैं एम्पैथी ड्राइव कर रहा हूँ, क्या मैं बड़ों के लिए रिस्पेक्ट ड्राइव कर पा रहा हूँ। अब हमारे पास जो नए टीचर आ रहे हैं उनके साथ ये समस्या आ गई है कि वो सीनियर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं कमी तो है, और उसको हमें देखना है, उसको आंखों से ओझल नहीं करना है, उसको छुपाना नहीं है। कई लोग टीचर बोलते हैं कि नहीं आप सेमिनार में ऐसी बातें क्यों कर देते हैं, आप रिकॉर्डिंग में ऐसे बयान क्यों दे देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि फिर छुपाने से छुप जाएगा, फिर हल हो जाएगा। अब बतौर अध्यापक हमें अपनी कमियां भी देखनी है। देखो कोई भी बीमारी है जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी जी, ये तो पहले क्लियर बात है जी। हमें अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए। और आप इस बात को शायद नोट किया होगा आपने, पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे वेलकम लाइफ के नाम का एक सब्जेक्ट जो हमने कंपलसरी किया है, उसका कुल मकसद यही है कि बच्चों में इन गुणों को इनकलकेट करना, वो पैदा करना, उनको समाज के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, और एक अच्छे सोशल बिहेवियर को क्रिएट करना बच्चे में। तो ये सारा काम हम वेलकम लाइफ में कर भी रहे हैं। हमने किया था, हमने इसके बहुत सारे लेक्चर भी लगाए थे, उसका कंटेंट तैयार करने में मदद की थी। तो बात तो ये हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो फिर तो आपको पावर ऑफ लैंग्वेज पता होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि आप हिंदुस्तान में और आप इतनी विभिन्न भाषाओं को नहीं समझते और जानते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की तभी बात आ पाएगी जब हम समझें, वैल्यू समझें कि जो कल्चर अलग अलग आ रहे हैं, जो अलग अलग भाषाएं आ रही हैं, उसका एक महत्व है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि एक व्यक्ति को एक भाषा आती है और दूसरे को 3 आती है और तीसरे को 5 आती है, तो इसमें जो ज्यादा जानता है वो कहीं ना कहीं महान है। इसमें हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम इसको क्यों नहीं अपना एसेट मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मल्टी लैंग्वेजिज्म जो है बहुत जरूरी है। भारत जैसे विविधता के देश में जहाँ पे लगभग
80 से 100 से ज्यादा भाषाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और मुझे तो काफी मौका मिला है लगभग सारे भारतवर्ष में घूमने का, और मुझे हर जगह पे जाके जब उनकी भाषा का कुछ एक नए वर्ड सीखता हूँ तो बहुत मजा आता है। और ये भी देखने को मिलता है कि हर भाषाओं के आपस में कुछ एक संबंध है। जी जी जी। तो उनकी वो भाषाओं के वर्ड जो है वो हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। कई जगह पे नेपाल की तरफ जाते हैं तो वहां पे वर्ड यूज कर रहे थे ताता पानी। अच्छा। तो हम पंजाबी में यहाँ यूज कर लेते हैं वर्ड तत्ता पानी। तत्ता मैंने गरम, ताता मैंने गरम। इसी तरीके ऐसे कुछ साउथ में वर्ड हैं, ऐसे केरला में भाषाओं से मिलते हैं। जब बोल देते हैं कि साउथ की भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पर मैं बोलता हूँ नहीं, रुको, विचारो, आपको समझ में आएगी। ये भी बहुत डीपली। और इस पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत जोर दिया गया है कि देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें एजुकेशन की बच्चों को देनी चाहिए। उससे जो अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा वो शायद एक ही भाषा में देने से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये चीज को जी, जो अभी सेमिनार लगा था मैं आपको उसमें बता रहा था ना कि 2 स्किल तो मैंने आपको पहले बता दी, क्रिएटिविटी और हमारे क्रिटिकल थिंकिंग, और उसमें 2 मैंने और समझाई थी, वो थी कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन। अब देखो बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि विद्यार्थी के पास बहुत ज्ञान है मगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो लिख नहीं पा रहा, वो बता नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा। बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। अगर वो समझाने में कामयाब हो जाए तो कहीं ना कहीं सारी समस्या का हल हो जाता है। क्योंकि अभी हम एग्जामिनेशन सिस्टम में जोर क्यों देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारा विद्यार्थी बता नहीं पाएगा, तो हम सारा जोर उस पर लगा देते हैं कि एग्जाम के लिए आप तैयारी कर लो ताकि आप उसको बता पाओ। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए तो वो जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है वो बता देगा, उसमें क्या समस्या है। और इसी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो हो रही है कि हम कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे हैं, टीम वर्क नहीं कर पा रहे। आज बच्चा हमने इंडिविजुअल बना दिया। एक बच्चे को हम बोले ना कि भाई ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आप 5 लोग कर सकते हैं, और ये दूसरा प्रोजेक्ट है आप अकेले कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा 90% विद्यार्थी ऐसे जो बोलेंगे मैं अकेले वाला करूंगा। अब बच्चा ऐसे परिप्रेक्ष्य में पैदा हुआ है और वो पल रहा है कि वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, वो अकेला ही सोचना चाहता है, अकेला ही काम करना चाहता है, मगर वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि समाज अकेले से नहीं चलता है। समाज तो कोलैबोरेशन से चलेगा, टीम वर्क से चलेगा। कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हो सकता है जो बोले कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूं। देखिए, और इसको समझाने में हमें मुश्किल आ रही है। बिल्कुल सही बात है। आप कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाएं थोड़ा सा, तो इसमें ये देख लें समाज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कहीं जो हमारा संयुक्त समाज था, हमारा संयुक्त परिवार थे हमारे, उसमें आपकी ये जो सारी लाइफ स्किल थी वो डेवलप होती थी। बच्चा आपस में, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, सब लोग जो इकट्ठे मिलके आपस में ये जो कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, ये चीजों को यूज भी करते थे, अपनाते भी थे, और वही गुण बच्चे में पैदा हो जाता, समाज में भी वही गुण लेके वो जाता था। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ये सारे गुण ना तो वो घर से सीख रहा है और ना ही इसको स्कूल में ऐसे सारे गुण प्राप्त हो रहे हैं, और घर से ना सीखने के कारण वो उसमें पूरी तरह से पनप ही नहीं रहे। तो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो हमारे जो लाइफ स्किल्स हैं इनको डेवलप करने के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। इनको बच्चों में डेवलप किया जाए, बच्चों में कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होगी तभी कोऑपरेशन होगी ना। अब देखिए हमारे भारत में जैसे नेशनल लेवल के कैंप्स लगते हैं, हम लोग जाते हैं, आप भी गए, मैं भी गया, और आपने ये देखा होगा कि नेशनल लेवल कैंप में हमारे को हर स्टेट के हर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। जो सीसीआरटी में हमने सीखा है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तो चलो केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ मिल गया सिर्फ विद्यालय से ही, मगर कहीं ना कहीं मैं आज टीचर्स में एक बहुत बड़ी कमी पाता हूँ कि हम कहीं ना कहीं अलग अलग कल्चर को नहीं समझ पाते, और उसकी बहुत जरूरत है। आप जो बात कर रहे थे ना कि परिवार छोटे हो गए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार तो छोटे हो गए हैं, पर पहले जो इंसान बच्चा पलता था वो कबीले में पलता था, कबीले में, फिर बड़े परिवार आए, फिर उससे छोटे परिवार आए, और अब तो बस 1 या 2 न्यूक्लियर फैमिली। अब तो छोटे परिवार में बच्चे के लिए कोऑपरेशन सीखना ये बहुत मुश्किल काम है। मैं तभी कह रहा हूँ शुरुआत ही परिवार से हो रही है। कुछ हमारा सिस्टम जो चेंज हुआ है हमारा, अच्छा, ऐसे और ऐसे में बहुत काम चलता है, और कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत जोर होता है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में आए, जबकि कहीं ना कहीं बतौर शिक्षक हम ऐसे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसमें हमें बहुत कुछ समझना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मेटिव असेसमेंट में जोर दे रही है। कृपया हमारे शिक्षकगण इसको समझें और कहीं ना कहीं विद्यालयों में इसको लेके जाएं। बिल्कुल ठीक बात आपने की। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो है, दोनों का योगदान नो डाउट है,
मैं एक को छोड़ के दूसरे को नहीं, अपना नहीं, नहीं सकता, बिल्कुल। और एक को ही लेके चलूं तो कहूंगी ये सर, तो वो भी गलत हो जाएगा। जी। तो जहां फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी बच्चे की वो बहुत जरूरी है, वह सबमिटिव असेसमेंट भी जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि साल का सारा काम यदि 3 घंटे में उसका कर लूं तो क्या वो कर नहीं, सकता होगा? वो भी गलत है। किसी भी बच्चे का जितना भी उसका हुनर है, उसका आंकलन यदि मैं 3 घंटे में करने की कोशिश करता हूँ तो किसी ना किसी रूप में बच्चे के साथ अन्याय है। नहीं, मैं तो इसलिए इस पॉलिसी में हमारा जो मेन जोर फॉर्मेटिव असेसमेंट एज वेल एज सबमिटिव असेसमेंट था। पीछे आपने देखा होगा सीसीए भी हमने शुरू किया जी, था, उसमें बहुत काम किया हमने। ठीक है, उसमें काफी काम हम लोगों ने किया, अभी ट्रेनिंग में भी गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफए और सीनियर। देखिए टेक्नोलॉजी का तो बहुत महत्व है, और आपने भी इसमें बहुत काम किया है। सीआईटी का तो हम योगदान नहीं भूल सकते। एनसीईआरटी में जो एक वो डिपार्टमेंट बना है, मुझे कई बार लगता है कि अब एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ही वो है जो सीआईटी में चल रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं सभी शिक्षक गणों पर पहुंच जाए तो हमें समझ में आएगा कि अब हमारे स्कूल बदल चुके। अगर हम पंजाब की बात करें तो आप बताते ही हैं कि कितनी चीजें तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। सेट है, हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, उसके ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर लैब हमें मिले हुए हैं, आईटी लैब हमें अलग से मिले हुए हैं। तो कितना प्रावधान तो पहले ही हो चुका है, बस तो कमी है हमारी तरफ से। अगर हम इसको पूरी तरह से अपना लें तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए समय के साथ, जैसे शुरुआत में हमने कहा कि तक्षशिला में किस तरीके से ताड़पत्र के ऊपर सारा विज्ञान या ज्ञान लिखा हुआ था, तो समय के बाद जब किताबों की बात आई तो किताबें आ गई। जी, जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली तो अब हमारे पास जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। अब इतनी बड़ी हजार लाखों किताबों को हम रखने की जरूरत नहीं। यदि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर है, तो लाखों किताबें, और इसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। आपकी बात बजट में भी आपने सुना होगा कि सरकार एक नेशनल लेवल पे ई लाइब्रेरी बनाने का काम करने जा रही है, जिसमें लाखों करोड़ों किताबें जो है वो अवेलेबल होंगी। और पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें बहुत सारे सेमिनार में बात भी ये चीज की है। देखिए जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, उन सब लोगों को क्लासरूम में पढ़ाना भी संभव नहीं है, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी जो है बहुत मेन रोल अदा कर रही है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के रोल को भूला नहीं जा सकता, और उसको और बढ़ाना पड़ेगा, उसको और ग्रास रूट लेवल तक, जैसे कि गांव के हर एक स्कूल में लेवल तक इसको पहुंचाने का काम जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कर रही है। और उसमें इसमें प्रावधान है कि हर स्कूल में ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए ताकि बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। पर ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको अपना लें। अच्छा, मुझे ये बहुत लगता है कि बहुत पॉलिसीज आती हैं, मगर कहीं ना कहीं दिव्यांग जो होते हैं वो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं बजाय इंक्लूड होने के। देखिए मैं एक चीज को ना, बिल्कुल ये रैंप का एग्जांपल मैं क्यों लेकर आया हूं, आपको अगर याद होगा जब हम अलग अलग विद्यालयों में जाते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ऑन स्पॉट ट्रेनिंग देने के लिए, बतौर आप डीआरपी मैथमेटिक्स और मैं डीआरपी इंग्लिश भूमिका निभाता था, तो हम कई बार हैरान होते थे और इसको प्रयास करते थे कि जो दिव्यांग के लिए रैंप बनाया हुआ है इसमें तो कोई साधारण व्यक्ति भी चढ़ेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमने सेंसिटाइज नहीं किया उसके लिए कि भाई ये जो दिव्यांग बच्चा है इसकी पहुंच हमने हर कोने में स्कूल के करनी है। सरकार ने तो ग्रांट दे दी कि हमने रैंप बनाना है, पर हम उसका महत्व ही नहीं समझ पाए कि वो रैंप कहां पे बनाना है और किस एंगल पे बनाना है। बिल्कुल ठीक बात आपने की। इस पॉलिसी में दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम करने के जोर दिया गया है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जी जी, हम उनको अलग नहीं कर सकते। आफ्टर वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। तो उनके ऊपर जैसे एक रैंप की एग्जांपल दी है, उसी तरीके से उनको ऐसा कुरिकुलम उनके लिए डेवलप किया जाए, ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए जिससे वो अपने योग्यता के मुताबिक उस चीज को, उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो जो आपने एग्जांपल दी कि रैंप गलत बने, उसी तरीके से मैं हैरान हूं कि देखो सरकार के द्वारा पॉलिसी बनी होती है, हर स्टेशन पे, हर बस स्टैंड पे, हर इंस्टीट्यूशन में दिव्यांग टॉयलेट बने, लेकिन सबके ऊपर ताला लगा होता है। जी कितनी वैसे देखो कितनी हैरानी वाली बात है। दिव्यांग के लिए सब चीज अवेलेबल कराने की कोशिश तो सरकार करती है, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वो मुझे वही समझ में आ रहा है कि सेंसिटाइजेशन कमी है, हमारे ऑफिसर में भी कमी है, और कहीं ना कहीं ये लागू करने वाली पॉलिसी वालों पे भी ये रूट लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक वो पहुंच नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो बहुत बड़े स्तर पे इसका कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए जिससे वो लोग समझ सके। इस एजुकेशन पॉलिसी में इसका कोशिश की गई है। जी बिल्कुल जी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट। इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो मुझे लगता है ये आपको करना ही चाहिए, और करिकुलम पेडागोजी और हमारे पॉलिसी इस तरह की अगर बनेगी तो फिर ये आसान हो जाएगा। बिल्कुल जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो उससे भारत से बढ़िया एग्जांपल सारे विश्व में
किसी भी देश में नहीं है, जब इतने धर्मों के लोग सब इकट्ठे मिलके हजारों सालों से गंगा यमुना जो तहजीब है उसके अधीन रह रहे हैं, तो उसी के मुताबिक ऐसा कुरिकुलम, पेडागोजी और पॉलिसी बनानी जो इसमें एनईपी में कोशिश की गई है कि उनका कुरिकुलम ऐसा हो जो सब धर्मों को साथ लेके चले, ऐसी पेडागोजी, ऐसी टेक्निक हो जो सब धर्मों को, ऐसा ना हो कि एक ही धर्म विशेष को पूरा जोर दिया जाए और दूसरे को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं, हमारा पॉलिसी कल्चर भी जो बहुत अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, इसका अच्छा, कोशिश की गई। ये भी है। और मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि देखिए पहले ना ये भी एक बहुत प्राविधान था कि जो कुछ स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल बना दी जाए, मगर अब सरकार इस पे बहुत जोर रही है कि उनको इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, वो किसी अलग स्कूल में जा रहे हैं और वो जो साधारण बच्चे हैं उनके साथ उनका कोई सामायिक नहीं बन रहा है, वो रास्ता नहीं कायम कर पा रहे हैं, वो उनका कोई मेलजोल ही नहीं है। तो इस चीज पे बहुत जोर है कि इनको इंक्लूड किया जाए और आम स्कूलों में किया जाए, ना कि स्पेशल स्कूल बनाने की प्रावधान किया जाए। इस पे बहुत जोर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। देखिए, जब हम किसी दिव्यांग बच्चे को एक अलग स्कूल में भेज देते हैं तो आप एक हिसाब से देखिए तो वो तो स्कूल से कट गया, हाँ। वो मेन स्ट्रीम से कट के चला गया ना, बिल्कुल। तो उसको मेन स्ट्रीम में जो है हिस्सा बनने का मौका ही बहुत कम मिला। तो यदि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में रह के ही उसी माहौल में एजुकेशन प्राप्त करेगा, अपने कैलिबर के मुताबिक आगे बढ़ेगा, तो उसको मौका पहले से अच्छा मिलेगा और वो अच्छा समाज का नागरिक बन पाएगा और सबके बीच में रहना सीख सकेगा और बाकी लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे देश की जनता भी दिव्यांग को एक्सेप्ट करे। कई बार हम बड़े हीन भावना से दिव्यांग ये तो ये ऐसे है, तो ये गलत है जी। तो इसके लिए इस पॉलिसी में काम किया गया है कि स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्था की ये जाए। भी बहुत खुशी है कि ये शब्द दिया है दिव्यांग, ये अपने में कितना महान बिल्कुल शब्द है। बिल्कुल जी, ये और कहीं ना हमारे कहीं देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये वाकई में ये दिव्यांग शब्द दे के जो ये ऐसे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, उनको बहुत सम्मान दिया है इस चीज के ऊपर। फिर कहीं ना कहीं करिकुलम पे भी बहुत जोर है और सभी लेवल पे। इसमें ना मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि जो एनसीएफ अब बन रहा है ना, वो टीचर एजुकेशन के लिए अलग से बन रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल, और हायर एजुकेशन के लिए अलग से बन रहा है, स्कूल एजुकेशन के लिए बन रहा है, प्राइमरी जो प्री प्राइमरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने टारगेट तो दे दिया कि तीसरी क्लास तक ये करना है, पर कोई करिकुलम बनेगा तभी तो करेगा। तो 2025 तक इसमें हम भी काफी योगदान दे रहे हैं कि ये करिकुलम जो बने वो ऐसा बने कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी के बिल्कुल प्रारूप में हो, और वो फिर जब लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत महान काम होने जा रहा है। और टीचर्स की बार बार बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ना एक मैं वर्ड यूज करता हूं हरदम, CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके ऊपर मैं 90 मिनट बोल चुका हूं और ये बहुत बड़ी बात है। टीचर ट्रेनिंग जब तक नहीं है तब तक लोग समझते नहीं है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे और हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इसी पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात टीचर के ऊपर दिया गया है। हम किसी अगली स्लाइड में हम बनाएंगे अपनी पीपीटी, उसमें स्पेशली टीचर्स के ऊपर क्या क्या जो मेन इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मेन जो हमारा ड्राफ्ट में जो कहना चाह रहा है, जो पॉलिसी का जो हम कहते हैं, उसमें यही है कि किस तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को सही तरीके किया जाए और फिर वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो। और ऐसा नहीं कि एक बार हमने एमए इंग्लिश कर लिया और मैं टीचर बन गया हूं तो उसके बाद कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इसी के ऊपर ध्यान दिया गया, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी रेगुलर बेसिक उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हो, उनके ट्रेनिंग्स हो, उनके सेमिनार हो, जो डेवलपमेंट रेगुलर चेंज हो रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में हर मिनट कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। डॉक्टर जिस चीज को आज सही कह रहे हैं कल वो आज चीज को गलत कह रहे हैं। ऐसे सोशियोलॉजी जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, भी कोई मेथड जो आज इस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, नेक्स्ट मूवमेंट में ऐसी स्टडी हमारे पास आ रही है कि नहीं ये मेथड बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस चीज की जानकारी जो है टीचर को होनी चाहिए। फॉर दैट कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो जरूर होने चाहिए, और पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द सर्विस कंडीशन, इसके ऊपर पॉलिसी में बहुत जोर दिया गया है। तो जब तक अध्यापक के पास ऐसा पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, सर्विस कंडीशन नहीं होगी, तो किस तरीके से बच्चों को पॉजिटिवली दे पाएगा, तो किस तरीके से अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरा जो है ईमानदारी से काम कर पाएगा। यदि मान लीजिए एक आदमी के पास खुद ही इतनी टेंशन में है कि उसके पास रहने को सही से घर है ना, उसको यदि ड्यूटी कर रहा है तो उसको 50 किलोमीटर डेली जाना पड़ रहा है, तो आफ्टर जब तक स्कूल पहुंचेगा वो आधा तो एग्जॉस्ट हो चुका होगा।
तो ऐसा इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है। ठीक है। और देखिए वो कितना बड़ी बात यूज कर रहा है कि हम फ्रेमवर्क कैसा बनाने वाले, लाइट Light, हो टाइट Right. ऐसा। और इसमें ना मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा सीखे एटलीस्ट वो उसको आता चाहे कितना भी कम हो पर वो उसको आता। बिल्कुल। मैं कई बार सोचता हूँ कि चाहे हम इंजीनियरिंग कर लें, चाहे हम 7 MA कर लें, मगर जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक स्किल सेट होता है जो हमें चाहिए होता है। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि हम सारा ही नॉलेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कई बार वो मजाक में कहते हैं ना कि आज एक और दिन चला गया विदाउट साइन कॉस थीटा यूज किए, तो वो बहुत कुछ है। मैं नहीं कहता कि वो हम ना सीखें, मगर कहीं ना कहीं वो लाइट बट टाइट जरूर होना चाहिए। ये वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी इसमें। देखिए गवर्नमेंट का मेन मकसद यही है कि बच्चे जो सीखे वो कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। ये नहीं है कि सिर्फ रोट मेथड के ऊपर चला जाए। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है, लाइट पर टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर इंटेग्रिटी, जी ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम through adult and public disclosure while encouraging innovation। हाँ, जो बात ये ना मैं बार बार आपको लाना चाहता हूँ, इनोवेशन आएगी कहाँ से, वो ना क्रिटिकल थिंकिंग से आएगी ना। और जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वो कहाँ से आ रहा है, वो क्रिएटिविटी से आ रहा है। क्रिएटिविटी से तो ये चीजें मतलब वो जो 4 शब्द में बार बार आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं इसकी आत्मा में बसे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी, अगर ये 4 शब्द हमें पता लग गए, 4C पता लग गए, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड बार बार आएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ड को हम सिनोनिम्स के रूप में कई भी यूज कर लें, कोई भी वर्ड, लेकिन मेन मकसद जो है वो इस पॉलिसी में बच्चों को इनोवेशन एंड आउट ऑफ द रीच आई बॉक्स आइडियाज, यानी बेसिक उनमें क्रिएटिविटी क्रिएट करना ही है। क्रिएट क्या करना है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको हमें बाहर निकाल, वो ऑलरेडी क्रिएट, बच्चे की जो एक्चुअल एबिलिटी है उसको बाहर निकालना है, उसको उभारना है जो उसके अंदर दबी हुई है। ये चीज है, उस पॉलिसी का मेन मकसद भी यही है। देखिए रिसर्च की बहुत कमी पाई गई है। मैं कई बार मजाक में भी कह देता हूं कि चाहे एनसीईआरटी में जो आर है, जो एससीईआरटी में आर है, कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो मुझे बड़ा खुशी हुई कि एनईपी में इसका जो खास प्राविधान है कि वो रिसर्च को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि रिसर्च से ही सब कुछ आने वाला है। जो सोल्यूशन आएंगे, जो नई डिस्कवरी होगी, जो नई इनोवेशन होंगी, जो नए क्रिएटिव आइडिया आएंगे, जो नए बिजनेस स्थापित होंगे, वो रिसर्च से ही आएंगे। भाई सर बताओ टीचर, हमें इसको समझना होगा। बिल्कुल, मैं वही बात तो पहले भी कह रहा था कि सही रिसर्च तभी संभव है जब बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको क्लैरिटीज होंगे, उसके कई बार हम बात करते हैं फंडास क्लियर नहीं है, फंडा क्लियर होंगे, सिर्फ वो रट्टा ना लगाए पेपर के नहीं, उसके कंसेप्चुअल लर्निंग हो, और उसके बाद उसके में क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिविटी से वो इनोवेशन करेगा, इनोवेशन से वो रिसर्च सामने आएगी। ये दी ऑल आर इंटर रिलेटेड। एक चीज गड़बड़ हो गई तो कोई चीज नहीं है, ये चेन है, चेन में से एक छोटा सा पार्ट निकल जाए तो चेन जुड़ेगी नहीं। तो उसी तरीके से रिसर्च तक पहुंचते पहुंचते हम बच्चे में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल लर्निंग, ये चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। और इसके ऊपर एनईपी में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और ये आउटस्टैंडिंग रिसर्च जिसके बारे में सरकार कह रही है कि इसके ऊपर जोर। अच्छा, कंटिन्यूअस रिव्यू भी होना चाहिए, जो भी चीज हम लागू कर रहे हैं वो हर स्तर पे पहुंचे। और इसी में मैं टीचर ट्रेनिंग का महत्व दिखाना चाहता हूं सरकार को, कि कहीं ना कहीं जब तक आप पॉलिसी बना रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि वो टीचर ट्रेनिंग भी बहुत महत्व से चले। अगर टीचर ट्रेनिंग में कमी आती है तो फिर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लागू होने में कमी आ जाती है। फिर चाहे बच्चे का कंटिन्यूअस रिव्यू हो, चाहे टीचर का हो, वो कहीं ना कहीं कमी में हो जाता है, और इसको लुप्त ना होने दें। देखिए हर चीज में समय समय पे उसको रिव्यू करना ही पड़ता है। चाहे हम अपन शरीर, हम क्या कोई साल बाद जाके क्यों टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर से, इसीलिए करवाते हैं कि हम अपनी बॉडी का एक रिव्यू कर सके, चेक कर सके, चेकअप कर सके। तो सेम वे जो कंटिन्यू रिव्यू है, दैट इज द चेकअप ऑफ द सिस्टम, that is checkup of the educational system from some expert, from some doctor who check कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है, यदि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, या ये बुक्स यूज कर रहे हैं, या ये मेथड यूज कर रहे हैं, ये पेडागोजी यूज करें, क्या इसमें चेंज की जरूरत है कि नहीं। तो देखिए अगली मैं वो स्लाइड में ले रहा था कि वो जो प्राइड इन इंडिया, हमने पहले भी विजन में भी बात की ना, ये अगर हम समझ जाएं, क्योंकि हमारा जो रिच डाइवर्स और हमारा जो मॉडर्न कल्चर है उसका मिला जुला जो रूप में हम इंडिया में देखते हैं ना, वो बहुत जरूरी है।
और वो हमारे भारतीयकरण से जब शिक्षा आएगी ना, तभी विकास हो पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी भारतीय लैंग्वेज में कुछ सीख रहा हूँ और सारा का सारा ध्यान मेरा वेस्ट वर्ल्ड में है, तो वो कैसे वो जुड़ेगा? वो कहीं ना कहीं बच्चा समझ ही नहीं पाता था। छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम कहते हैं कि ए फॉर एप्पल, वो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर वही अगर भारतीय लैंग्वेज में वो छोटी क्लास में देख रहा है तो उसको आसान लगता है अपनी भाषा में। देखिए, बच्चा जब भी सब कुछ सीखता है तो शुरुआत में वो अपनी मदर टंग में सीखता है, जी अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली में। इसीलिए तो मदर टंग वर्ड यूज किया गया जी है, जी फादर टंग नहीं कहा गया, जी मदर टंग कहा है, जी क्योंकि सबसे पहले वो मदर से ही सीखता है। जी जिस भाषा में माँ बोलती है, जिस हाँ भाषा में वो सुनता है, जो उसके शब्द उसके दिमाग में जाते हैं। साइंटिस्ट ने तो ये प्रूव किया है कि पहले 6 साल की एज में बच्चा लगभग अपने जीवन का 80% सीख सीख जाता जाता है। है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है, बात और है। जो 80% अपने अपने पहले 6 साल में सीखा, उसको यदि हम आगे नहीं जोड़ते उसकी शिक्षा के साथ, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। जी ठीक। देखिए, एजुकेशन जो है ना, वो हमें कई बार सोचता हूँ कि वो पब्लिक सर्विस का महत्व बताती बिल्कुल हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब कुछ सीख जाएं और बाद में हमें समाज में क्या करने जाना है वो ही नहीं हमें पता हो? तो ये कहीं ना कहीं जरूरत बिल्कुल है। देखिए, इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि एजुकेशन को कोई कमर्शियल नहीं हाँ, है, कोई बिजनेस ना धंधा बना नहीं ले। है, हाँ, धंधा नहीं हमें है, लगता है कि बिजनेस है। हाँ इट्स ए पब्लिक सर्विस। जी तो पब्लिक सर्विस में हर क्वालिटी, जो बच्चा है क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना उसका हक है। जैसे हम बाकी पब्लिक सर्विस में कहते हैं ये हमारा हक है सड़क पे चलने का, तो एजुकेशन भी हर बच्चे का क्वालिटी एजुकेशन लेना हक है, और बेसिक राइट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। जी दैट इज द मेन। इसी आइडिया को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है। द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड हम्म इज द क्वालिटी एंड बेस्ट कितनी एजुकेशन। बड़ी बात है। समग्र समग्र। समग्र शिक्षा, हॉलिस्टिक एजुकेशन, हम्म ये हर एक का राइट है। तो एनईपी इस मामले आप देखिए कितनी चीजों को हमने डिस्कस किया, और सब हम्म। चीजें हमारे सिस्टम का एक हिस्सा होनी चाहिए थी, जहां कहीं ना कहीं पहले टाइम पे हम उसको यूज नहीं भी कर रहे थे। नहीं कर। अच्छा, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हमें करने की जरूरत है। पब्लिक सिस्टम भी आए, प्राइवेट सिस्टम भी आए और सभी हम मिले और एक कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन हो। मुझे अभी भी याद है जब हम नेशनल अवार्ड में गए थे, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व होता है कि कम्युनिटी कोई अलग से नहीं है, वो भी स्कूल एजुकेशन का पार्ट है। हमने भी उनको कहीं ना कहीं उनका योगदान लेना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कम्युनिटी हमारे साथ है, क्योंकि हजारों सालों से जो शिक्षा व्यवस्था चलती थी उसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल था, जिसको अब हमने इग्नोर किया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। देखिए, हमारा सिस्टम में आज भी हम देखें तो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। आज भी हमारे स्कूल में, स्कूलों को डेवलप करने के लिए स्कूल डेवलपमेंट कमेटीज बनाई जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पंजाब के स्कूल में, सारे भारतवर्ष में ही ऐसा होता होगा कि वहां पे एक जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनी होंगी। उसका मेन मकसद क्या है कि किस तरीके से उस स्कूल की विकास किया जाए, उस इंस्टीट्यूशन का विकास किया जाए, और एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रू फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो बात ये है, बहुत धन्यवाद आपका राजविंदर जी, जो आपने जो एनईपी को जिस तरीके से समझाया है, मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया। सारा विजन, सारे प्रिंसिपल्स हमें क्लियर हो गए हैं और ये जो महत्वपूर्ण भाग था हमें समझने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जो आने वाला समय है, अगले जो हम 10-20 साल गुजारने वाले हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, अगर हमने इसको समझ लिया एनईपी के विजन को और इसके प्रिंसिपल्स को, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। हमें पता तो हो कि हमने क्या करना है, जो विद्यार्थी है उसको किस चीज के लिए तैयार करना है। और जो आप जहां आज हमने डिस्कस किया आपके साथ, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पूरे ही। और आप जिस तरीके से आपने बताया है, मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष इससे ज्ञान लेगा। बिल्कुल जी, थैंक यू अमृत जी। बिल्कुल हमारी ये कोशिश रही है कि विजन ऑफ एनईपी 2020 जो है वो कुछ हद तक आप लोगों तक पहुंचा सकें, कि एक्चुअल में भारत सरकार इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपको क्या देने जा रही है, और किस तरीके से आने वाले समय में हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बदलाव भी होंगे। तो इसके लिए बदलाव को हमको तैयार भी होना पड़ेगा। हमारे में कई कमियां हैं, कई चीजें हम नहीं जानते हैं, उसको हम उससे अपने आप को तैयार जी, करना क्यों नहीं पड़ेगा, हम जान सकते। टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा।
उसका प्रयास हमने किया है और आने वाली जो सीरीज है, ये सीरीज ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी, NEP पर 2020 सीरीज चलाएंगे। रहेगी। ठीक है। इसकी सीरीज में आज जैसे आपके साथ हम इस बात के ऊपर हमने डिस्कस किया विजन ऑफ एनईपी 2020, तो आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो बनी है कुरिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, हायर एजुकेशन का क्या है, टीचर का एजुकेशन, ये सब भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मूव है डॉक्यूमेंट जो है हाँ उसको जरूर स्टडी करें जी ताकि उसके बारे में आपको पता लग सके। जी थैंक यू जी, थैंक यू अमृतपाल जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद।